स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 71वीं वीडियो अपनी 12th मैथ्स की। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया था 18 तक। अब हमारे हैं 19वें क्वेश्चन पर। देखिए 19वां है I बराबर x साइन क्यूब x dx और लिमिट आ रही है 0 to पाई। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए फैमिलियर हो सकता है। क्यों हो सकता है फैमिलियर? क्योंकि इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं, है ना। कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि ऐसा आया हो जो पहली बार ही आ रहा हो। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं और यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर आ रही है कि x आ रहा है, साइन क्यूब x आ रहा है। तो गड़बड़ कहाँ से हो रही है? गड़बड़ तो सिर्फ इसी से तो हो रही है, x से। अगर साइन क्यूब हो तो क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा, है ना। साइन क्यूब का आपको बता रखा है कि भाई साइन क्यूब के आप टुकड़े कर लेंगे, साइन एक्स को अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स कर देंगे, कॉस को टी मान लेंगे, साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ किसके कारण हुई? इस एक्स के कारण। अगर ये एक्स है तो हम अपना वो पुराना नियम लगा नहीं पा रहे, और अगर हम पुराना नियम नहीं लगा पा रहे इसका मतलब ये एक्स हटाना पड़ेगा, और हटाना पड़ेगा तो इस विधि को क्या नाम देंगे? एक्स निष्कासन विधि, है ना। तो एक्स निष्कासन विधि का हम प्रयोग यहां पर कर लेते हैं। क्या होता है एक्स निष्कासन विधि में? सबसे पहले गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करते हैं। गुणधर्म 4 से, ठीक है। गुणधर्म 4 का प्रयोग कर दिया तो गुणधर्म 4 क्या होता है? a प्लस बी माइनस एक्स होता है ना। गुणधर्म 4 से a प्लस बी माइनस एक्स होता है। तो यहां पर आ जाएगा पाई माइनस एक्स, यहां पर आ जाएगा साइन क्यूब पाई माइनस एक्स और dx हो गया। सही है। सम और विषम फलन चेक नहीं करना इसके अंदर। क्यों नहीं करना? क्योंकि जब आप x के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे तो इसका भी तो माइनस बाहर होगा, इस x का, है ना, माइनस बाहर आएगा। ये भी विषम फलन बन रहा है, ये क्लियर है आपको। इसको दिख रहा होगा कि भाई तो विषम फलन बन रहा है, लेकिन विषम फलन के कारण इसका भी माइनस बाहर जाएगा, है ना। तो यहां से भी माइनस बाहर आया, यहां से भी माइनस बाहर आया, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, तो समफलन बन गया। तो समफलन और विषम फलन वाली कंडीशन यहाँ काम करेगी ही नहीं, ठीक है। जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं देना। कई बार क्या जल्दबाजी में हम आंसर दे देते हैं कि भाई विषम फलन है और डायरेक्ट आंसर लिख दिया 0, तो गलत हो जाएगा। विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये है विषम फलन, ठीक है। मान लीजिए बात की ये विषम फलन है, लेकिन x भी तो है, और x है तो ये जो x है इसका भी माइनस बाहर आएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमने एक्स निष्कासन विधि का प्रयोग किया है। अब इसके बाद इसको हल करिए, देखिए क्या आता है। पिछले क्वेश्चन पे हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रखा, और साइन क्यूब पाई माइनस एक्स आ रहा है, साइन क्यूब, है ना। तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स से होता है, प्लस में होता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, और ये आ जाता है साइन क्यूब एक्स dx, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे आप? अलग अलग करिए इसको। पाई को अलग करना है इसके साथ में, और एक्स को इसके साथ में अलग करना है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0 to पाई पाई साइन क्यूब एक्स dx और माइनस 0 to पाई एक्स और साइन क्यूब एक्स और dx, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ये सब काम हो गए। अब देखिए जहाँ से हम शुरू कर रहे थे क्वेश्चन को, वही चीज़ दोबारा प्राप्त होगी ना, वही आ गई दोबारा से। और अगर ऐसा कभी भी हो जाता है तो इसका मीन्स हुआ कि क्या किया जा रहा है? आई बन गया ये पूरा, है ना। तो यही तो है एक्स निष्कासन विधि, कि हमें x को हटा देना है, और जब हम x को हटा देते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है। पाई को बाहर कर दिया, 0 to पाई हो गया, साइन क्यूब एक्स हो गया, ये dx हो गया, और इसकी जगह पर रख दिया i, ठीक है। इस i को उठा के यहाँ रख दिया, तो ये हो जाएगा 2i बराबर पाई 0 to पाई साइन क्यूब एक्स के हमने टुकड़े कर दिए, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और dx, ठीक है। इस साइन स्क्वायर एक्स के फिर फॉर्मूले के आधार पर इसका मान रख दिया कि 0 से पाई हो गया। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx, ठीक है, हो गया। अब इसको t मान लीजिए। तो यहाँ से हम काम कर रहे हैं कि cos x बराबर t, और cos x का अवकलन करेंगे
तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया, माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक है, इन मानों को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो ये आ जाता है 2i बराबर पाई, बाहर चल ही रहा है। इसकी जगह पर जब हम cos x को t मान चुके हैं तो वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आया, डी टी यहाँ आया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में अब आ जाइए लिमिट चेंजिंग पर। तो लिमिट हमको दे रखी है 0 से पाई, वो है ना 0 से पाई। ठीक है, अब 0 से पाई जो लिमिट आ रही है इसको हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आता है उच्च सीमा। उच्च सीमा क्या है, x बराबर पाई। उच्च सीमा x बराबर पाई दे रखी है। जब x बराबर पाई दिया है तो t बराबर क्या होगा, cos पाई, और cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। देखिए x के स्थान पर पाई रख देंगे तो cos पाई हो गया, तो t बराबर cos पाई हुआ। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है ना, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई। फिर करते हैं निम्न सीमा के लिए। निम्न सीमा में क्या मान आएगा, x बराबर 0 है। जब x बराबर 0 है तो क्या आ जाएगा, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हो गया क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ डालते हैं तो यहाँ तो 1 आता है और यहाँ -1 आता है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपके पास आ चुकी है। अब ये चीज़ हमारे लिए फैमिलियर है कि अगर निम्न सीमा बड़ी आ जाए, है ना, उच्च सीमा छोटी आ जाए, तो क्लियर है कि बाहर माइनस आएगा। आ गया। अब अगर इस माइनस को आप हटा देते हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इससे इफेक्ट नहीं आता क्वेश्चन के ऊपर, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब इसको हल करते हैं, 2i बराबर -पाई, इसको हल किया, t 1 का t के सापेक्ष हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, t आएगा। फिर t स्क्वायर का करते हैं तो -t³ आता है, और 1 2 -1। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब इनको सॉल्व करिए, तो ये 2i तो एज इट इज़, -पाई एज इट इज़ रहेगा, 1 -1 पहले यूज़ किया, -1 यहाँ लगाते हैं तो -1 आएगा। अब t³ की जगह पर -1 करेंगे, t³ की जगह -1, तो -1 आंसर आया इसका। इस -1 का इससे गुणा हो गया, क्योंकि यहाँ से भी माइनस आएगा और ये भी माइनस चली रहा है, तो +1 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा +1/3। ये तो हो गई उच्च सीमा। अब निम्न सीमा लगानी है। निम्न सीमा 1 चल रही है, यहाँ पे 1 लगाया तो 1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 रखा, t की जगह पे 1 रखा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, 1/3, तो -1/3 हो गया। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 2i बराबर -पाई, देखिए यहाँ से हल करते हैं, एलसीएम कर लेते हैं इसका। 3 को यहाँ गुणा किया, -3 हो गया, -3 + 1, तो माइनस का 2/3 आया, तो -2/3। फिर माइनस ये वाला है, अब इसको हल करते हैं, तो 3 यहाँ पर आएगा, 3 - 1 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा प्लस का, लेकिन बाहर माइनस है, इस वजह से ये भी माइनस का ही हो गया। दोनों को मिला दिया, दोनों को जोड़ दिया, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो वैल्यू क्या बन गई, -4/3। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 2i बराबर 4π/3 हो गया। सही है, प्लस का 4π/3, लेकिन आंसर तो 2i का आया है, हमें चाहिए आंसर i का। तो इस 2 को हटा के यहाँ भेज देते हैं, नीचे आएगा, इससे कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाता है, i = 2π/3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करिएगा इसको। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। नंबर 20, (0 to π/2 log cot 10x, पहले 10x है, 10x प्लस
cot x dx। अच्छा वो सब लिख दिए अगली। देखिए ये 20वां क्वेश्चन है हमारे पास और नॉर्मल कंडीशन है, कोई खास नहीं। 0 से π/2 है, log 10x प्लस cot x dx हो गया। तो क्या कंडीशन बन रही है? देखिए पहले, अब इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर बाई चांस यही सवाल चेंज होके मिलता है और यहाँ पर गुणा का निशान मिल जाता है ना, डॉट मिल गया, तो 10x इंटू कॉट एक्स की वैल्यू 1 होती है, log 1 0 हो जाएगा, तो इसका पूरे का आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, पर गुणा नहीं है, क्या है अब प्लस है। अगर प्लस होता है तो कंडीशन हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम कंडीशन यूज़ करते हैं कि पहले तो आप इसको साइन कॉज में कन्वर्ट करिए। पहला काम तो हमारा यही रहेगा कि 0 से π/2 हो गया और log इसमें 10x को लिख दिया sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x, है ना, और ये dx हो गया। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 0 से π/2 log एलसीएम कर दिया sin x cos x, cos से cos कट गया, sin का गुणा sin से हुआ sin स्क्वायर x प्लस sin से sin कट गया, cos आया, cos का गुणा cos से हुआ cos स्क्वायर x हो गया। ठीक है, ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब आपको ये पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, ये तो सभी जानते हैं। तो ये वैल्यू हम डाल देते हैं इसमें कि 0 से π/2 log 1 अपॉन sin x cos x। ठीक है, ये स्थिति आ गई, हो गया। अब यहाँ से log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, दोबारा से वही काम, log की प्रॉपर्टी लगा दी। तो जब हम यहाँ से log की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये m अपॉन n बन रहा है ना। log की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई अगर कोई दो डिजिट हैं और दोनों अपॉन में चल रही हैं यानी डिवाइड हो रही हैं, तो उनको जब आप log की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या लिख दिया जाएगा, log 1 माइनस log sin x cos x, यही होगा, है ना। अब log 1 का पता ही है आपको, log 1 का क्या होता है 0, log 1 0 हो गया तो ये वाला जो पोर्शन है ये खत्म हो गया। क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, इस माइनस को लेके बाहर आ जाइए, तो ये आ जाता है -0 से π/2 log sin x cos x dx। ठीक है, अब दोबारा log की प्रॉपर्टी बन गई। अब दो डिजिट गुणा में चल रही हैं इसके अंदर, जब गुणा में चल रही हैं तो हम इनको प्लस में लिख देंगे, तो 0 से π/2 0 से π/2 log sin x cos x आ रहा है, तो sin x cos x मतलब log sin x प्लस log cos x और dx हो गया। ठीक है, ये स्थिति आ गई। अब क्या करेंगे आप, अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर दिया तो -0 से π/2 log sin x dx, फिर -0 से π/2 log cos x dx आ गया। ठीक है, sin x भी आ गया, cos x भी आ गया। अब वही महत्वपूर्ण समाकल बनता है, वही महत्वपूर्ण समाकल बनता है जो आपको अभी लिखवाया था मैंने, और दोनों साइन और कॉस दोनों के लिए वही वैल्यू आती है सेम। तो वैल्यू क्या आती है, माइनस तो चल ही रहा है यहाँ पे, है ना, इसको आपको कोई सॉल्व नहीं करना। मैंने पहले ही बताया कि अगर ये बड़े क्वेश्चन में आ रहा है जब तो आप पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबर में भी आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट इनके आंसर लिखे जाएंगे कि 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू -π/2 log 2 होता है। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, -π/2 log 2, ये आ गया। अब ये माइनस अंदर आ जाता है तो ये बन गया π/2 log 2, ये माइनस अंदर आ जाता है तो ये बन गया प्लस π/2 log 2। अब देखिए log 2 और log 2 ये तो इसमें कॉमन निकल गया, बचा क्या π/2 और π/2। जब π/2 प्लस π/2 करेंगे तो पाई आएगा, है ना। तो आंसर क्या मिल गया हमको, यहाँ से आ गया पाई log 2, और यही आंसर हमारा आई का है, यानी इस इंटीग्रेशन का आंसर ये आता है। तो थोड़ा सा ये चिन्ह वगैरह पर भी ध्यान रखा करें, और लास्ट आंसर हमारा ये आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर
20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं तो मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि जब मैं यहाँ मिटा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाया करें कि भाई यहाँ जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए क्या लॉजिक्स बन सकते हैं। बस ये लॉजिक का ही खेल है सारा। जैसे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 20 हो गया, 21वां है i इक्वल टू -π/2 से π/2 और cos x अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x और dx। इसको देखिए, यहाँ पर हम ये कह भी सकते हैं कि भाई इसमें हम गुणधर्म 1 का प्रयोग कर लेते हैं, है ना, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हम एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर हम ये कह दें कि यहाँ पर हम x के स्थान पर -x रख लेते हैं, तो मतलब वही कंडीशन आती है कि जब इनको जोड़ देते हैं दोनों को, इन दोनों को, जैसे गुणधर्म 4 के प्रयोग में हम क्या करते हैं कि a प्लस बी और -x करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लग रहा, जैसे आप ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, सेम लिमिट आ रही हैं। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि अगर सेम लिमिट आती हैं तो गुणधर्म 6 या 7 का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पर ऐसी कैटेगरी नहीं आ रही है, क्योंकि जब आप इन दोनों को इनके स्थान पर जैसे गुणधर्म 6 और 7 का प्रयोग किया तो 6 और 7 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि x के स्थान पर -x रख देते हैं। अगर x के स्थान पर आप -x रखते हैं यानी फलन को चेक कर रहे हैं, सम फलन है या विषम फलन है, तो सम और विषम की स्थिति इसमें नहीं बन रही, बन ही नहीं रही। अब देख लो करके, नहीं बन रही ना। क्यों नहीं बन रही? कि अगर हम ये कह देते हैं कि अगर आपने सम फलन बनाया तब तो भाई कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए, तो ये तो क्लियर है कि इसमें कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि फलन का जो रूप है वो ऐसा कैसे ही रहना चाहिए, फलन चेंज नहीं होना चाहिए। और विषम फलन आता है तो उसमें माइनस कॉमन आना चाहिए, पर यहाँ पे फलन का रूप बदल जाएगा अगर आपने इसकी जगह पर x की जगह पर -x रख दिया। गुणधर्म 6 और 7 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो अगर गुणधर्म 6 और 7 के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे x की जगह पर -x रख दिया तो cos -x होगा, cos -x cos x ही होगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन e की पावर -x, ये e की पावर x पे क्या फर्क पड़ेगा, e की पावर x -x हो जाएगा, तो ये ऊपर -x हो गया। अब ये ना तो सम फलन में गया ना ये विषम फलन में गया, तो हम कह सकते हैं कि हमने गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग किया यहाँ पर। तो हम a प्लस बी और -x करेंगे। अब a प्लस बी -x करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू मिलती है हमको कि -π/2 आ रहा है, यहाँ पर π/2 आ रहा है, cos -π/2 प्लस π/2 और -x, ऐसे तो करेंगे। यहाँ पर 1 प्लस e की पावर -π/2 प्लस π/2 -x कर दिया, ये आ गया। ठीक है, इसको हल कर देंगे तो वैल्यू मिल जाती है -π/2 से प्लस π/2, क्या मान आया, -π/2 प्लस π/2 कट गए, बचा क्या -x। अभी इसको ऐसे ही रख रहे हैं। फिर 1 प्लस यहाँ पर e की पावर, ये दोनों कट गए, बचा क्या -x, है ना। cos -x बराबर क्या होता है, cos -θ, तो cos -θ बराबर माइनस होता है क्या, cos -θ बराबर cos θ ही होता है, माइनस नहीं आता बाहर, साइन में आता है माइनस। तो ये हो जाएगा cos x और यहाँ पर आ गया 1 प्लस e की पावर -x और dx। ठीक है, हो गया कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिए इसको तो हम ले लेते हैं नंबर 1 यहाँ पर, और इसको क्या ले लेंगे, अभी तो ये सही नहीं है। अभी आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर इसको हल करते हैं थोड़ा सा। e की पावर -x को हम लिख देते हैं cos x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx हो गया, है ना। e की पावर -x है, इसको लिख देंगे 1 अपॉन e की पावर x, 1 अपॉन हो गया। एलसीएम कर दिया, तो इसका जब एलसीएम करते हैं तो वैल्यू मिलती है -π/2 से प्लस π/2 cos x अपॉन, देखिए इसका एलसीएम किया तो ये e की पावर x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x प्लस 1 अपॉन में नीचे e की पावर x आ रहा है,
है ना, एलसीएम करेंगे तो नीचे ही तो आएगा। अब ये जो e की पावर x आ रहा है ये हट के ऊपर चला गया, ठीक, तो ये हट के ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया और dx हो गया, और इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2, है ना, समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का योग करते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 का योग करने, देखिए दोनों को योग कर दिया। जब दोनों का योग करेंगे तो वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ से LHS में LHS जुड़ गया तो 2i हो गया। और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो सेम वैल्यूज़ होती हैं, कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, उनको आप एक जगह लिख लें, बाकी को एक जगह लिख दें। तो जैसे आ गया cos x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x प्लस cos x e की पावर x अपॉन में 1 प्लस e की पावर x, है ना, और dx आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों में एलसीएम आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, तो दोनों के एलसीएम को एक जगह कंबाइंड कर देते हैं, मतलब इनका कंप्लीट एलसीएम ले लेते हैं, तो वैल्यू मिल जाती है 1 प्लस e की पावर x, दोनों में एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बचा, cos x प्लस e की पावर x cos x, ठीक है, ये dx हो गया। अब यहाँ से cos x को कॉमन निकाल सकते हैं क्या, देखिए हो सकता है, cos x इसमें भी है, cos x इसमें भी है, तो हमने cos x को तो कॉमन निकाल लिया। ऊपर क्या बचा, 1 प्लस e की पावर x, नीचे क्या बचा, 1 प्लस e की पावर x, कैंसिल हो गए दोनों, 1 हो जाएगा, है ना, दोनों कट गए, बचा क्या, cos x केवल, तो 2i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और हमारे पास बचता है cos x dx। अब इससे सिंपल और क्या होगा, cos x आ गया, cos x आ गया तो क्या आंसर आया, अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो सिंपल हो सकता है कि 2i तो आगे चल ही रहा है, cos x का आपको समाकलन करना है, और cos x का समाकलन क्या होता है, sin x माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, वैल्यूज़ डालिए और आंसर आ जाएगा। उच्च सीमा का प्रयोग किया तो साइन पाई बाई 2, है ना, माइनस अपनी तरफ से आएगा। निम्न सीमा का प्रयोग किया तो साइन माइनस पाई बाई 2। अब क्या होगा, 2i बराबर साइन पाई बाई 2, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ 1 हो गया, माइनस साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो उस माइनस के कारण ये वाला प्लस हो जाएगा। फिर बच गया अंदर साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को यहाँ रख दिया, 1 और 1 2 हो गए, तो 2i इक्वल टू 2 आया और i इक्वल टू 1 आएगा, और ये आंसर कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर या क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 22, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसी कंडीशन के साथ हमारी 10.3 खत्म हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 22 शुरू करेंगे। अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन को, देखिए आप कर सकते हैं तो खुद। क्वेश्चन नंबर 22 पे आई, ए से बी लिमिट बन रही है, लिमिट ए से बी एफ एक्स ऊपर अपॉन में एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये बी एक्स, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ गई। अब देखिए, दिखने में क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब सा होगा, पर सिंपल, बिल्कुल कुछ नहीं करना, जैसे आपने काम किया था वही काम करना है। और a प्लस बी माइनस एक्स यहाँ लिखा हुआ है, तो ये एक पहले से ही हमको हिंट दे दी गई कि ये जो a प्लस बी माइनस एक्स आ रहा है, ये गुणधर्म 4 का प्रतीक है। ये वाला a प्लस बी माइनस एक्स गुणधर्म 4 में आता है हमेशा, है ना। तो हम यहाँ पर लगाते हैं इसको, तो मान लीजिए नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया।
और गुणधर्म 4 का प्रयोग करते हैं। तो गुणधर्म 4 से, गुणधर्म 4 से देखिए यहाँ संख्याएं नहीं है ना, ए और बी है, अगर संख्या होती है तो थोड़ा सा, या पाई वगैरह होता है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, फलन होता है, साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह कुछ होता है, तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अजीब लगेगा, है आसान तो ये भी है लेकिन लिखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो ए से बी हो गया, अब x के स्थान पर हमें करना है a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में एफ एक्स आ रहा है, a प्लस बी माइनस एक्स प्लस यहाँ पर देखिए एफ a प्लस बी, तो ऐसे ही है, a प्लस बी तो अपनी जगह पर रहेंगे, a प्लस बी से हमें कुछ करना ही नहीं है, माइनस का चिन्ह भी अपनी जगह पर रहेगा। हमें क्या काम करना है, हमें करना है a प्लस बी में से x को घटाना है, तो इस x के स्थान पर हम करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए ये जो x आ रहा है, इस x के स्थान पर हमने क्या किया, a प्लस बी माइनस एक्स, इस x के स्थान पर क्या किया, a प्लस बी माइनस एक्स, तो इस x के स्थान पर भी क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। अब बाकी जो कुछ भी बचा हुआ है वो एज इट इज चल रहा है, इसमें कोई चेंज ही नहीं करना है ना। इनको अब सॉल्व करिए, कहीं से जो भी सॉल्व हो रहा है, जैसे ये कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है इसमें, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, a प्लस बी और माइनस एक्स अपॉन में, इसमें भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, इसको छोड़ दिया, a प्लस बी माइनस एक्स, इसमें माइनस अंदर गया, माइनस अंदर जा रहा है, ये माइनस का a हो गया, ये माइनस का b हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, ये प्लस का हो गया, तो यहाँ बच गया एफ एक्स और डी एक्स, और ये आ गया नंबर 2। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 और गुणधर्म 4 का प्रयोग हमको पता है कि जब हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करते हैं तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ आ जाता है समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या मिला, 2i है ना, 2i आ गया, बराबर a से b, लिमिट सेम है दोनों की, फिर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, फिर प्लस ये वाला a प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में यहाँ से a प्लस बी माइनस एक्स और प्लस एफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये कर दिया। अब देखिए ध्यान से कि ये वाला पार्ट जो नीचे आ रहा है अपॉन में और ये वाला पार्ट जो नीचे आ रहा है अपॉन में, दोनों सेम ही तो हैं, है ना, सेम है, आगे पीछे लिख रखे हैं बस। तो इनका जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 2i 0 से a से b आ गया, एलसीएम दोनों का सेम, तो एलसीएम दोनों का सेम, यहाँ लिख दिया एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे कि जब लघुत्तम सेम है तो ये दोनों संख्याएं जो ऊपर आ रही हैं एज इट इज जुड़ जाएंगी, सिंपल। तो एफ एक्स प्लस ए प्लस बी, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स आ गया। ठीक है, अब ये दोनों ऊपर नीचे सेम आ रहे हैं, भाई दोनों की चीज़ें सेम है, कट जाएंगी तो एक आएगा, तो वैल्यू क्या मिली, 2i बराबर a से b, ये वाला बन गया dx, इनकी जगह पर लिमिट लगाई तो 2i बराबर x a से b, इसमें वैल्यूज़ डाल दी तो 2i बराबर b माइनस a, 2 का भाग लगा देंगे तो i बराबर b माइनस a अपॉन 2। ये आंसर कंप्लीट हो गया और इस आंसर के साथ आपकी 10.3 भी कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करेंगे अपना विविध के पार्ट। आप इसके एग्जाम्पल ज़रूर करिएगा, 10.3 के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा कि 10.3 के एग्जाम्पल तो हैं ही हैं, लेकिन इनके साथ में ये जो 10.3 के बाद वाले विविध उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और
विविध प्रश्नावली की कोशिश अगर आप खुद कर लें पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैं तो कराऊंगा ही खैर एक एक सवाल, लेकिन अगर आपके पास टाइम मिलता है, जैसे अब कल संडे है, कल हमारी वीडियोस नहीं आएंगी, तो कल आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप इसको एक बार खुद करने की कोशिश करिएगा। फिर जब अगर मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर आप उससे मैच भी करिएगा, या पहले वो कर लीजिए जो आपको आते हैं, क्योंकि वही चीज़ है। विविध कोई नई चीज़ नहीं है, विविध है एक रिवीजन। तो 10.1 से लेकर 10.3 तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक हल्का सा रिवीजन है, उसको आप खुद करिएगा और बाद में फिर उनका मिलान भी कर सकते हैं।